बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम यूपी बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे। तो फिजिक्स से संबंधित 2017 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये मिलिकन आयल एक्सपेरिमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें एक कण है जिस पर आवेश Q का मान है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर, यानी 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश है। तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम आवेश है और इसका द्रव्यमान m इक्वल टू है 0.001 mg। इसको आप kg में बदलेंगे तो ये हो जाता है 0.001 × 10⁻6 kg। ये द्रव्यमान हो गया। और गुरुत्वीय त्वरण G का मान आप 9.8 मीटर पर सेकंड रखेंगे। और आपसे पूछा गया है E। तो इसके संबंध में एक फार्मूला होता है QE, जो विद्युत बल होगा आवेश पर लगने वाला, वो संतुलित करेगा उसके भार mg को। तो QE = mg फार्मूला होता है। तो यहाँ से E अगर आप निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे mg/Q। m का मान आपके सामने है 0.001 × 10⁻6, G का मान 9.8 और Q का मान 3 × 1.6 × 10⁻90। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 2.04 × 1010 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका आंसर बन गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न नहीं करता है। तो ये गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप इसमें जानते हैं कि गोली कोष के अंदर या गोली कोष के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि गोलीय कोष के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि एक LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं कला के बीच संबंध क्या होगा। तो अनुनाद की स्थिति के लिए कला संबंध या कला के बीच कलांतर क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये कलांतर आप क्या करेंगे, 0 आंसर बताएंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फोटॉन का गतिज द्रव्यमान क्या होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसको आप लिखते हैं hν से, hν = E। और यहाँ पर फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसको mc² से भी लिख सकते हैं, mc² से। तो hν = mc² हो गया। और आपसे गतिज द्रव्यमान यानी m पूछा गया है, तो m क्या लिख देंगे, hν/c²। और इसको आप लिख सकते हैं hν/c × c। एक c को आप म्यू लैम्डा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, hν/μ × c। तो म्यू से कटेगा, यहाँ से बच जाएगा m = h/c⁴। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो ये बोहर के परमाणु मॉडल से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर कोणीय संवेग जो mvr है वो nh/2π होता है। यहाँ पर n जो होता है वो कक्ष की संख्या होती है।
तो यहाँ पर मूल ऊर्जा स्तर है, मूल ऊर्जा स्तर का मतलब होता है n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोणीय संवेग mvr इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे तो आ जाएगा h/2π। तो ये आपका आंसर हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में कोणीय संवेग h/2π होगा। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन रहा। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि दो लेंसों की शक्तियाँ 4D और -2D है, संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति का सीधे से फॉर्मूला आपका होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2। P संयुक्त लेंस क्या पावर है, शक्ति है, P1 का मान 4D है और प्लस P2 का मान -2D है। तो दोनों को हल करेंगे आ जाएगा 2D। तो ये शक्ति हो गई 2D। आसान सा सवाल था, इसको आपको केवल ऐड करना था। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 693 वर्ष है, इसका 6 नियतांक ज्ञात करिए। तो अर्ध आयु दिया है T इक्वल टू 693 वर्ष और आपसे पूछा गया है 6 नियतांक लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ एक फार्मूला होता है अर्ध आयु, जिसको T हाफ से लिखते हैं आप, इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ से लैम्डा बन के आएगा आपके सामने, लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन ये T हाफ नीचे चला आएगा तो हो गया T हाफ, और T हाफ का मान आपको दिया हुआ है तो निकल के आएगा, इसको T हाफ इस तरह से लिखते हैं 0.693 अपॉन 693। इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ प्रति वर्ष, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 0.001 प्रति वर्ष। तो ये आंसर बन के आएगा आपके सामने। अगला सवाल आपका होगा कि एक चालक से 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है, चालक ओमी है अथवा अनओमी है, गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो एक चालक है, जब उसमें 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें धारा 2 मिली एम्पियर बहती है, और जब 60 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं तो 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है। तो आपको बताना है कि चालक ओमी है अथवा अनओमी है। इसका मतलब यह है कि यदि चालक ओम के नियम का पालन करता है तो ओमी चालक होगा, ओम के नियम का पालन नहीं करता है तो अनओमी होगा। तो यहाँ पर ओम के नियम का पालन करने का मतलब कि चालक का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर समान आएगा तो हम कहेंगे ओमी है और असमान आएगा तो कहेंगे अनओमी है। तो निकालते हैं रेजिस्टेंस। पहले विभवांतर है 50 वोल्ट और धारा है 2 मिली एम्पियर, इसको आप एम्पियर में बदल लेंगे 10⁻³ से गुणा करके। तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻³ ओम। और दूसरी स्थिति में विभवांतर है 60 वोल्ट और धारा है 3 मिली एम्पियर, तो इसको भी आप एम्पियर में बदल लीजिए और ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ ओम। तो आप दोनों ही स्थितियों में देखते हैं रेजिस्टेंस अलग अलग है, जबकि ओमी चालक तब होगा जब रेजिस्टेंस एक समान आएगा। तो इसका मतलब कि चालक क्या है, अनओमी है, चालक अनओमी है, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु आंख से 100 सेंटीमीटर पर है, यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कितनी क्षमता का लेंस लगाना होगा। तो जितनी सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को देखना चाहता है वो उसके लिए U होगा, और जहाँ पर रखी हुई वस्तु को वो देख सकता है वो उसके लिए V होगा। तो आपको F निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख सकता है, तो V का मान हो जाएगा 100, और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो U का मान होगा 25।
तो u हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो u 25 हो गया और v हो जाएगा आपके सामने 100 सेंटीमीटर और आपको f निकालना है। तो दोनों वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों लेंस के सामने होते हैं तो दोनों का मान माइनस में होता है, तो यहाँ u भी माइनस हो जाएगा और v भी माइनस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v का मतलब 1/-100 और माइनस 1/-25। तो ये हो जाएगा आपके सामने 1/f इक्वल टू 1/100 माइनस में रहेगा और प्लस हो जाएगा 1/25। एलसीएम आप निकालेंगे 100 हो जाएगा और यहाँ से -1 होगा, यहाँ से +4 होगा, तो ये हो जाएगा 3/100। और आपसे पूछा गया है कि पावर क्या होगा, तो पावर P इक्वल टू 1/f ही लिखते हैं। तो यहाँ से 1/f आपका पावर निकल गया और ये हो जाएगा 3/100, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 3/100 गुणे 100 कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा। तो 100 से कटेगा, बचेगा क्या 3 डायोप्टर आंसर। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है या सारे आंकड़े सेंटीमीटर में है तो पावर निकालते वक्त 100 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पावर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर पावर 3D होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं कि यदि कोई आवेश वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस आवेश के कारण उसमें धारा बहने लगती है और वो धारा I इक्वल टू हो जाता है N × E। यहाँ पर आवेश E है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो I का मान जो हो जाएगा N की जगह लिखेंगे V/2πr × E। V/2πr एक सेकेंड में जितना चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाएगा उसको निकालने के लिए V/2πr करेंगे, तो ये N की जगह V/2πr होगा और E आवेश होगा। तो यहाँ से आपके सामने आएगा I इक्वल टू V का मान आपको दिया गया है 3 × 10⁻6 3 × 10⁻6 / 2π R का मान दिया गया है 2 × 10⁻10 2 × 10⁻10। ये हो गया और इंटू 1.6 × 10⁻19, ये I का मान हो गया। और B का मान आप निकालते हैं तो लिखते हैं B इक्वल टू μ0/2 × I/R। ये वृत्ताकार लूप होता है और उसमें करंट I बह रही होती है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा μ0/2 × I का मान 3 × 10⁻6 / 2π × 2 × 10⁻10 × 1.6 × 10⁻19, ये I का मान हो गया। और R का मान जब निकालेंगे तो R का मान आपके सामने दिया गया है 2 × 10⁻10। यहाँ से हो जाएगा B इक्वल टू μ0/4π, ये 2π और 2 मिलके 4π हो गया, इंटू 3 × 10⁻6 / 4 × 10⁻20 इंटू 1.6 × 10⁻19, और ये बन के आएगा आपके सामने 4.8 / 4 × 10⁻7 इंटू 10⁻7। ये μ0/4π का मान लिखेंगे 10⁻7 और ये पूरा हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आपके सामने होगा 1.2 टेस्ला, ये आंसर बन के आएगा आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा
यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई चार्ज वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है तो उसके कारण आई का मान आई इक्वल टू एन इंटू ई होता है। एन क्या होता है, 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या होती है, जिसको आप v अपॉन 2πr से निकालेंगे, इंटू ई लिख देंगे। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो ये लिख दिया हमने, और v अपॉन 2πr को यहाँ लिख दिया ऐसे। इस पूरे आई का मान आप इस फार्मूले में रखेंगे, और r का मान दिया हुआ है तो r का मान 2 इंटू 10⁻⁻10 अलग से लिख देंगे ये, और इसको हल करेंगे तो आपका 1.2 टेस्ला बन के आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तथा 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने एक प्रतिरोध इस तरह से दिया हुआ है, इसका मान 7 ओम है, और 2 प्रतिरोध इस तरह से दिए गए हैं, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। इन दोनों को इस तरह से मिला दिया गया है, और एक प्रतिरोध इस तरह से लगाया गया, 4 ओम है। यहाँ पर 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है, और ये 7 ओम इन दोनों के साथ श्रेणी में है, और ये 4 ओम भी श्रेणी में है। तो इन 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को पहले हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू 2 गुणे 3/2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 6/5 का मतलब 1.2 ओम, ये हो गया। तो ये 7 ओम हो गया, और इसके साथ ये दोनों जुड़े हुए श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध, और फिर यहाँ पर 4 ओम जुड़ा हुआ है, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 7 ओम, ये हो गया 1.2 ओम, और ये हो गया 4 ओम। तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 1.2 प्लस 4, और हल करेंगे तो आ जाएगा 12.2 ओम। ये आ गया समतुल्य प्रतिरोध पूरे सर्किट का। और आगे आपसे पूछा गया है कि 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान, 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान। तो ये 10 ओम मान लेते हैं, यहाँ पर आई ओम हो गया, और यहाँ पर 10 माइनस आई हो गया, क्योंकि अगर इधर आई जाएगा तो इसमें बचा हुआ 10 माइनस आई जाएगा। तो यहाँ से आंसर बन के आएगा, चूँकि ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़ते हैं उनके सिरों के बीच विभवांतर सेम होता है। तो 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, 3 गुणे आई बराबर 2 ओम के सिरे के बीच का विभवांतर हो जाएगा 10 माइनस आई, ये धारा हो गया, और इंटू 2 ओम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3i बराबर 20 माइनस 2i, और ये 2i इधर आगे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 2i इक्वल टू 20, यहाँ तो हो जाएगा 5i इक्वल टू 20। तो i इक्वल टू हो गया 20/5 मतलब 4 एम्पियर, ये धारा का मान हो गया 3 ओम के प्रतिरोध में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में धारा व वोल्टेज का समीकरण निम्नवत है। धारा का समीकरण अगर लिखे हम तो I इक्वल टू लिख रहे हैं 3.5 साइन 628 t प्लस 30, और V को लिखते हैं V इक्वल टू 28 साइन 628 t माइनस 30। ये हो गया। आपसे पूछा गया है पहले कि धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान यानी I0 पूछा गया क्या होगा, और पूछा गया है धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS पूछा गया है क्या होगा, और पूछा गया है आवर्तकाल टाइम पीरियड T क्या होगा, और धारा तथा वोल्टता बीच कालांतर, धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। तो सबसे पहले हम I0 अगर निकालना चाहें तो इक्वेशन होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होता है।
तो इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन करें तो I0 की जगह क्या हो जाएगा 3.5। तो I0 का मान हो गया 3.5 एम्पियर। और क्या पूछा गया है RMS, IRMS। तो IRMS इक्वल टू आप जानते हैं I0 बटा √2। ये हो जाता है I0 का मान 3.5 और √2 का मान हो जाता है 1.41, 2.47 एम्पियर। IRMS आ गया। और T का मान यहाँ पर जो हम देखते हैं ये और इससे कंपैरिजन करते हैं तो ओमेगा की जगह क्या आ गया 6 to 8, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 6 to 8। और ओमेगा को हम जानते हैं 2π/T होता है इक्वल टू 6 to 8 हो गया। तो यहाँ से T इक्वल टू आ जाता है 2π/6 to 8 और ये हो गया 2 × 3.14/6 to 8 और ये हो जाएगा 6.28/6 to 8 और ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड। ये आपका हो गया आवर्तकाल। और अंत में बचता है धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर। तो धारा की कला है, क्या लिखेंगे धारा की कला, धारा की कला। तो कला का मतलब होता है साइन के साथ जो एंगल अगर आता है तो साइन के साथ एंगल लगा 6 to 8t + 30। और वोल्टता कला है V की कला, ये है 6 to 8t - 30। दोनों में अंतर अगर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा 6 to 8t + 30 -6 to 8t - 30। और इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। और रेडियन में लिखें तो क्या लिखेंगे π/3 रेडियन। तो ये धारा और वोल्टता में कलांतर हो गया। तो ये हमारा सवाल रहा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 2.0 × 10⁻⁸ टेस्ला है और विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात करना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों होता है और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान आपके सामने दिया गया है B0 इक्वल टू 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। और आपसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र B0 दिया गया है 2 × 10⁻⁸ टेस्ला और विद्युत क्षेत्र E0 पूछा गया है। तो ये पूछा गया है और इन दोनों में जो इक्वेशन होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है E0/B0 = वेलोसिटी ऑफ लाइट C। तो E0 का मान पूछा गया तो E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा C × B0। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 × 10⁸ और B0 का मान 2 × 10⁻⁸ है। तो यहाँ से क्या हो जाता है 2 × 3 = 6 वोल्ट पर मीटर। ये E0 का मान हो गया यहाँ से। तो ये आंसर बन के आया। ये हमारा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है λ = h/p और p को हम लिख सकते हैं h/m × v। और यहाँ से h का मान होता है 6.6 × 10⁻34 और m का मान होता है 9.1 × 10⁻27 इंटू v का मान है 0.5 × 10⁻3। इसको आप हल करेंगे तो आपका λ इक्वल टू बन के आएगा 6.6 / 9.1 × 0.5 गुणे 10⁻10 और ये λ इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने 1.467 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर बन के आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 ओम के वाय प्रतिरोध के साथ
24 सेलों को किस प्रकार जोड़ें कि प्रतिरोध में शक्ति क्षय अधिकतम है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तो इस तरह के सवाल में हम देखते हैं कि कुछ सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि n सेल श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में एक पंक्ति में है और इस तरह की m पंक्ति है, इस प्रकार की m पंक्ति है। तो अगर 24 सेल है तो m इंटू n जो लिखेंगे आप इक्वल टू 24 लिख देंगे। n सेल इस तरह से है तो n सेल और 2 पंक्ति है तो n इंटू m या m इंटू n इक्वल टू 24 आ गया। और शक्ति क्षय अधिकतम तब होगा जब धारा का मान अधिकतम होगा, यानी धारा का मान अधिकतम किस स्थिति में होगा वो निकाल दे तो शक्ति क्षय अधिकतम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, I मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है n इंटू आर बराबर m इंटू कैपिटल R। आपको n का मान निकालना होगा तो n इंटू स्मॉल r का मान 1 ओम, r क्या है, स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और m की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ से 24/n लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 24/n इंटू 6 ओम। ये यहाँ से n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 24 इंटू 6 और इसको लिखेंगे n स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 6। क्या हो जाएगा यहाँ से n इक्वल टू यहाँ से 2 और यहाँ से 6 क्या हो गया 12 सेल, यानी n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो 12 सेल श्रेणी क्रम में हो गए और उस तरह की 2 पंक्ति हो गई, यानी 12 सेल की 2 पंक्ति बना देंगे तो आपके धारा का मान अधिकतम होगा और धारा के मान अधिकतम होने से शक्ति क्षय जो होगा वो अधिकतम होगा। तो ये हमारा सवाल रहा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है तथा आयाम 100 वोल्ट है। किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को प्रदर्शित कीजिए। समय वोल्टेज ग्राफ में 2 पूरे चक्र प्रदर्शित कीजिए और आधे चक्र के लिए वोल्टेज का औसत मान निकालिए। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू दिया गया है 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज इसको कहेंगे, और V0 जो आयाम है, आयाम को कहेंगे V0 या V का शिखर मान, और ये है 100 वोल्ट। तो यहाँ से अगर ओमेगा को निकालना चाहे तो लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n और यहाँ से हो जाएगा 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई ओमेगा हो गया। और V0 आपके सामने है तो इक्वेशन जो होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू V0 100 साइन ओमेगा टी, ओमेगा का मान हो गया 100 पाई और इंटू टी। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। आगे आपसे पूछा गया है 2 साइकिल का समय वोल्टेज ग्राफ बनाइए। तो समय वोल्टेज ग्राफ बनाने के लिए आप इस तरह से इधर समय दिखाते हैं, इधर वोल्टेज भी दिखाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से आपका बन के आएगा 2 साइकिल। ये V0 का मान है और इसका मान होगा 100 वोल्ट और इधर हो जाएगा -100 वोल्ट। ये समय को अगर देखें तो अगर आपके सामने n इक्वल टू 50 हर्ट्ज है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n या 1/50 1/50 यानी 0.02 सेकेंड। तो 0.02 सेकेंड में अगर आप 4 से भाग दें 0.02 सेकेंड बटे 4 कर लें तो क्या हो जाएगा 0.005 सेकेंड। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो समय होता है वो 0.02 सेकेंड होगा, 0.02 सेकेंड। और ये समय 4 भागों में बटा है,
1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो प्रत्येक भाग को आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0.005 सेकेंड और यहाँ पर लिखेंगे 0.01 सेकेंड और यहाँ पर लिखेंगे 0.015 सेकेंड और यहाँ पर लिखेंगे 0.02 सेकेंड। तो ये पॉइंट है आपका और ये हो गया 0 सेकेंड। तो ये ग्राफ बना बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे आप। तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट, जैसे ये है, ये हो जाएगा -100 वोल्ट और इसमें समय में ये हो जाएगा 0.025, ये हो जाएगा 0.03, ये हो जाएगा 0.035 और ये हो जाएगा 0.04। तो ये हमारा 2 चक्र का ग्राफ हो गया। आगे आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज का औसत मान, आधे चक्कर में वोल्टेज का औसत मान। तो आधे चक्कर में वोल्टेज का औसत मान जो होता है वो होता है 2V0/π इक्वल टू V एवरेज, ये हाफ, T हाफ का, आधे चक्कर का। तो यहाँ से हो जाता है 2 इंटू V0 का मान 100 है अपान पाई का मान 3.14 है। इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.637 इंटू 100 और ये हो जाएगा 63.7 वोल्ट। ये एवरेज वैल्यू आ गया। तो ये आपका सवाल रहा। अगला सवाल आपके सामने है, यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः प्रोटॉन के द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और अल्फा कण के द्रव्यमान दिए गए हैं तो अल्फा कणों के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो अल्फा कण है, अल्फा कण को आप लिखते हैं हीलियम नाभिक का 2 पॉजिटिव आयन और इसका मतलब होता है इसमें होगा 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुके हैं। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले आप न्यूक्लियस का भार निकालिए तो क्या हो जाता है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन mp प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन mn और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00728 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00867 और मास ऑफ हीलियम, हीलियम का मास क्या है 4.00150। अब आपको पहले निकालना होता है डेल्टा एम। डेल्टा एम निकालते हैं कि 4.00150 माइनस 2 इंटू 1.00728 प्लस 1.00867। इसको जब हल करेंगे आप तो डेल्टा एम निकल के आएगा 0.0304। ठीक, और यहाँ से अगर बंधन ऊर्जा पूरा निकालना हो, बंधन ऊर्जा, तो लिखते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हो जाएगा 0.0304 इंटू 931 28.3024 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरी बंधन ऊर्जा आ गई। और आपसे पूछा गया प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो पूरी बंधन ऊर्जा में से पार्टिकल की संख्या, जो न्यूक्लियस पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो कुल कितने हो गए 4 हो गए। तो 4 से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर पूरी ऊर्जा कितनी है 28.3024 में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो यह आ जाएगा 7.075 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको लिख सकते हैं 7.08 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप यूपी बोर्ड 2017 में फिजिक्स में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। हम आगे भी यूपी बोर्ड में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। तो
हमारे YouTube चैनल को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बस इतना ही, अगला सॉल्यूशन अगले वीडियो क्लिप में होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।